बरसात की एक शाम राजापुर गांव के दो लोग गोपीनाथ और सुरेश मंगला की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ झलक रहा था कि दोनों बहुत उदास हैं। जहां रोज सब मिलकर 2-3 कप चाय पीते थे, आज दोनों के सामने रखा एक एक कप भी अधूरा पड़ा था। उसी समय गांव के हेडमास्टर शंकर लाल उपाध्याय वहां पहुंच गए। अरे गोपी, सुरेश, क्या बात है? तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा हंसते देखा है। आज अचानक ये कैसा माहौल है? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी अदरक वाली चाय अभी बना देता हूँ। हाँ, जरूर। वैसे बताओ तो सही, हुआ क्या है? असल में मास्टर जी, हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कितने लोग इलाज के लिए 2 गांव पार अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। इसलिए हम सब ने मिलकर पैसे जोड़े और गांव में अस्पताल तो बना दिया, लेकिन अब हमारे पास बिस्तर खरीदने के पैसे नहीं बचे। ओह, ये तो सचमुच बड़ी समस्या है। मेरे पास थोड़े पैसे थे, लेकिन वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए। हाँ, एक उपाय है। इच्छानगर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो अस्पताल के लिए बिस्तर आ जाएंगे। क्या आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? हाँ गोपी, अब मेरे जीवन में वैसे भी नौकरी का बस 1 साल ही बचा है। अगर मेरी जमीन से गांव के लोग बच जाएं, तो इससे बड़ी सेवा और क्या होगी। अगले दिन सुबह शंकरलाल, गोपीनाथ और सुरेश तीनों इच्छानगर जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए। बाहर आसमान काले बादलों से घिरा था। तेज हवा और मूसलधार बारिश लगातार हो रही थी। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वहां सुनसान माहौल था। आज तो कोई रिक्शा भी नहीं है, अब क्या करेंगे? चलो पैदल ही नाव घाट तक चलते हैं। अभी दूर से एक वैन आती दिखाई दी। ड्राइवर को देखते ही शंकरलाल चौंक पड़े। अरे, ये तो हरिदास भैया है। हरिदास हल्की मुस्कान के साथ, क्यों रे शंकर, कितने साल बाद मिल रहे हो? अपने गांव जा रहे हो क्या? हाँ भैया, ये दोनों मेरे साथी हैं। हमें नदी पार कर इच्छानगर जाना है। चलो बैठो। लेकिन इतनी बारिश में नाव मिलेगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। कुछ देर बाद सभी वैन से उतरकर घाट पहुंचे। नदी अपने उफान पर थी। सभी नावें बंधी हुई थीं, मगर घाट पर एक भी नाविक मौजूद नहीं था। लगता है आज तो पूरी रात यहीं फंसना पड़ेगा। तभी हरिदास बोला, एक उपाय है। सामने मेरा घर है, तुम लोग चाहो तो रात वहीं गुजार सकते हो। तीनों ने हामी भर दी और हरिदास के साथ उसके घर चले गए। घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी बदबू ने सबको चौंका दिया। फर्श गीला गीला लग रहा था। हरिदास भैया, आपके घर में इतनी बदबू क्यों? असल में यह घर ज्यादातर समय बंद ही रहता है। मैं तो अपनी वैन लेकर बाहर ही रहता हूँ। शायद खिड़की से पानी अंदर आ गया होगा। तीनों थक चुके थे, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते हुए वहीं जमीन पर चटाई बिछाकर सो गए। हरिदास बाहर चला गया। आधी रात को शंकरलाल की आंख अचानक खुल गई। उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं। हरिदास एक पेड़ के नीचे जमीन खोद रहा था। डरे हुए शंकरलाल ने सुरेश और गोपीनाथ को उठाया। तीनों बाहर गए और पेड़ के पास पहुंचे। वहां जमीन थोड़ी खुदी हुई थी और अंदर से एक कलश निकला, जिसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। ये तो पैसों से भरा कलश है। अभी अचानक पेड़ हिला। तीनों ने ऊपर देखा। लंबे पैरों वाला भयानक चेहरा लिए हरिदास पेड़ पर बैठा था। उसकी आवाज गूंजी, डरो मत शंकर, मैं हरिदास हूँ। मैं 1 साल पहले मर चुका हूँ। एक हादसे में मेरी वैन ट्रेन से टकरा गई थी। मेरी आत्मा इन पैसों से बंधी हुई थी। मैं चाहता था कि कोई सच्चा इंसान इन्हें अच्छे काम में लगाए। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम लालची नहीं हो। ये सारे पैसे ले लो और अस्पताल के लिए इस्तेमाल करो। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही हरिदास का चेहरा हवा में घुल गया। तीनों स्तब्ध रह गए। उस रात का वो डरावना अनुभव, बारिश, अंधेरा और आत्मा से हुई मुलाकात उनके जीवन की सबसे गहरी याद बन गई।